Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department, and I will discuss about in hydrology and water resource engineering subject, BTech 5th sem. ये वीडियो लेक्चर नंबर 12 है, 12वें नंबर का वीडियो है जिसमें आप डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजी के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि डैम की स्ट्रक्चर, डैम के क्लासिफिकेशन, डैमों की कंपैरिजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है कि हाइड्रोलॉजी क्या है। यदि आप बात करें कि डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी या इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी इट इज़ द साइंस ऑफ occurrence, movement and distribution of water above and below the land surface or in the atmosphere. सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। यदि आप ये कहें कि साइंस है, विज्ञान है जिसमें आप वाटर के मोमेंट के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, जो सरफेस के लैंड सरफेस है उसके या तो नीचे है या ऊपर है या फिर एटमॉस्फेयर में है, उसकी सारी जानकारी डील विद द साइंस ऑफ वाटर एंड द अर्थ सरफेस एंड बिलो द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द हाइड्रोलॉजी। ये आपको डायग्राम दिखाया गया है हाइड्रोलॉजी का। ये प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती है, रेनफॉल, और इवोपरेशन द्वारा भाप बन के पानी चला जाता है बारिश से होकर सरफेस पर आई। ठीक है, कुछ पानी क्या होता है वाटर टेबल में चला जाता है सीज होकर नीचे की तरफ, कुछ वाटर जो रन ऑफ होकर नदियों में चला जाता है और नदियों के द्वारा वो सी में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। लेकिन कुछ वाटर क्या करता है कि इवोपरेट होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है, इवोपरेशन के माध्यम से क्या है कि दोबारा से क्लाउड बनाता है और वो क्लाउड दोबारा से प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो ये पूरी डील आप ये कह सकते हैं कि क्या है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है एक तरीके से, कि बारिश हुई, बारिश से कुछ पानी सीज होकर वाटर टेबल में गया, कुछ रन ऑफ होके नदियों के माध्यम से सी में पहुंचा, समुद्र में पहुंचा, और कुछ एवापोरेशन द्वारा भाप द्वारा एटमॉस्फेयर में क्लाउड में पहुंचा। या फिर ये कह सकते हैं कि आपका दोबारा से समुद्रों में से क्लाउड बने इवोपरेशन द्वारा और फिर वो दोबारा से बारिश हुई। ये पूरी साइकिल आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाती है। नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ हाइड्रोलॉजी, कि हाइड्रोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं। फॉर नोइंग द सोर्स ऑफ वाटर इन एन एरिया, यानी कि आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से सोर्स हैं वाटर के इन द एरिया, जो आपका एरिया है उसके अंदर। फॉर नोइंग क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एरिया, अब ये भी पता लग जाता है हाइड्रोलॉजी से कि आपके जो एरिया के अंदर किस क्वालिटी का वाटर है और कितनी क्वांटिटी का वाटर है। वाटर की क्वांटिटी और क्वालिटी का भी आपको पता लग जाता है किसे, हाइड्रोलॉजी से। स्कोप है इसका। दूसरी यदि आप बात करें, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर फॉर फुल फिलिंग और ऑफ डिफरेंट एरियाज फॉर्मिंग डेल्स, यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूशन वाटर करना है तो फुली फिलिंग जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जब आपको पता है इतनी क्वालिटी में, इतनी क्वांटिटी में आपका वाटर है और उसे अभी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये आप हाइड्रोलॉजी का ही एक पार्ट होता है इस वजह से। नेक्स्ट, ट्रेमेंडस इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू द हाइड्रोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स फॉर इरिगेशन, यानी कि हाइड्रोलॉजी के आपको वर्ल्ड में डेवलपमेंट या मैनेजमेंट के लिए रिसोर्स
इरिगेशन होता है। नेक्स्ट, यदि वाटर सप्लाई, वाटर किस तरीके से सप्लाई करते हैं। फ्लड कंट्रोल, वाटर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। वाटर लॉगिंग, यदि आपकी वाटर लॉगिंग होती है तो उसे किस तरीके से रोका जा सकता है। यदि ओवर हाइड्रोलॉजी से आपको ओवर इरिगेशन है जिसकी वजह से क्या है कि आपकी वाटर लॉगिंग हो रही है तो उसे आप रोक सकते हैं। सलाइटली कंट्रोल हाइड्रो पावर एंड नेविगेशन, आपको जो सलाइटली है उसे किस तरीके से कंट्रोल करें। लवण क्षार जो होते हैं ऊपर आके जमा हो जाते हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करें। और हाइड्रो पावर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हाइड्रो से, वो कितना कितना क्वांटिटी में होगी। तो वो सारी चीज़ें नेविगेशन, यानी कि आप वो शिप वगैरह जो जहाज़ वगैरह होती हैं शिप्स, तो वो भी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो भी एक हाइड्रोलॉजी का स्कोप होता है। द मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड दैट may occurs at a given site and its frequency. This is required for the safe design of drainage and culverts, dams and reservoir channels and other flood control structure. आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड वाली कंडीशन होती है अकर्स वो साइट पर फ्रिक्वेंसीज के माध्यम से आपको रिक्वायर होती थी। जब डिज़ाइन करेंगे उसका आपको पता लग जाता है, चाहे कन्वर्ट है या डैम है, रिजर्वायर है, चैनल है, अदर कोई भी फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर जिससे आपका फ्लड कंट्रोल रोका जा सकता है, वाटर को स्टोर किया जा सकता है, जो हाइड्रोलॉजी का होता है। नेक्स्ट इसमें और चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग, कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोलॉजी के इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। फर्स्ट, हाइड्रोलॉजी की यदि आप बात करें कि क्या क्या है हाइड्रोलॉजी की स्कोप है। Hydrology is used to find out maximum probable flood at proposed site. हाइड्रोलॉजी का जो यूज होता है फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड्स एट द प्रपोज साइट। प्रपोज्ड साइट जो आपकी साइट होती है उस पर जो मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड की कंडीशन है उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोलॉजी के माध्यम से। The variation of water production from catchment can be calculated and described by hydrology. The variation of water production from catchment can be calculated and the described by the hydrology. इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैचमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कैचमेंट एरिया कितना है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी enables us to find out the relationship between a catchment surface water and ground water resource। जो हाइड्रोलॉजी है उसको किस तरीके से फाइंड आउट करके उनके बीच की जो रिलेशनशिप है बिटवीन ए कैचमेंट सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स के लिए। नेक्स्ट यदि हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिंग हेल्प्स us to know the required reservoir capacity to ensure adequate water from irrigation or municipal water supply in drought condition। अब ये क्या कि हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो हेल्प के माध्यम से आप रिक्वायरमेंट जो रिजर्वायर की कैपेसिटी है अनुकूल प्राप्ति जो जिसके माध्यम से आप इरिगेशन कर सकते हैं और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई की, यदि ड्रॉट कंडीशन है, सूखे की कंडीशन है, तो उसे किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में कर सकते हैं, तो वो आप हाइड्रोलॉजी के माध्यम से ही कैलकुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट यदि यूज की बात करूँ मैं, यूज्ड इन द कनेक्शन विथ डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। यदि आप ये कहें कि यूज्ड इन कनेक्शंस विथ डिज़ाइन और ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो आप यूज़ कर रहे हैं कनेक्शन के लिए विद द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल के लिए। आप जो डिज़ाइन करेंगे कोई भी आपका स्ट्रक्चर है तो आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल की तरीके से आपको पता होगा कि हाइड्रोलिकली इतनी इसकी क्वांटिटी में वाटर आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट में और भी पार्ट है, हाइड्रोलॉजी इज़ ए essential tool in the planning and buildings hydraulics structure।
जो आपकी प्लानिंग होती है, बिल्डिंग होती है, जो हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है, उसका भी आपको रिसेंटली टूल्स होता है एक तरीके से। हाइड्रोलॉजी इज़ द यूज फॉर द सिटी वाटर सप्लाई डिजाइनिंग विच इज़ बेस्ड ऑन कैचमेंट एरिया, अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, ड्राई पीरियड, स्टोरेज कैपेसिटी। कि आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोलॉजी के माध्यम से यूज करते हैं कि आपकी जो सिटी है, सिटी वाटर सप्लाई है, उसकी डिजाइनिंग करते हैं कि इस सिटी के लिए इतना वाटर की सप्लाई चाहिए। और आपका जो बेस्ड ऑन कैचमेंट एरिया, जिसको ये एरिया है जहाँ पर कैचमेंट बनाते हैं कि जहाँ के वाटर को बारिश के टाइम पे उसको कैचमेंट करता है और एक जगह स्टोर करता है, उसकी कितनी अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है, कितनी बारिश हो रही है और कितना ड्राई पीरियड रहेगा, जिसमें आपकी स्टोर कैपेसिटी कितनी है, यानी कि इतना वाटर को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इसे फिर दोबारा से रीयूज़ करने के लिए आप कितने डेज तक इसका यूज़ कर सकते हैं, इस वाटर का कोई पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए वाटर सप्लाई आप दे सकते हैं जो स्टोर आपका वाटर है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ डैम कंस्ट्रक्शन, रिजर्वायर कैपेसिटी, स्पिलवे कैपेसिटी, स्पिलवे कैपेसिटी, और यदि आप कहें साइज ऑफ वाटर सप्लाई पाइपलाइंस आर डिज़ाइन ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन। यदि आप कहें कि जब डैम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या रिजर्वायर की कैपेसिटी है, स्पिलवे कैपेसिटी है, साइज ऑफ वाटर सप्लाई पाइपलाइन है, ऑल्सो आर डिज़ाइन ऑन द बेसिक ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन, इनके द्वारा सॉल्व की जाती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ डिटरमाइनिंग द वाटर बैलेंस ऑफ ए रीजन्स, मिटिगेशंस और प्रिडिकेटिंग फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, डिटरमाइन द वाटर बैलेंस ऑफ द रीजन्स। यदि आप ये कहते हैं कि डिटरमाइन करते हैं, याद करते हैं कि वाटर बैलेंस कितना है रीजन्स के अंदर, जो आपका रीजन है, क्षेत्र है, उसके अंदर वाटर बैलेंस को चेक किया जा सकता है। मिटिगेशंस एंड द प्रिडिकेटिंग फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग एंड ड्रट रिस्क, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं आप इसके माध्यम से कि कितना रिस्की रहेगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ फ्लड फॉरेस्टिंग एंड फ्लड वार्निंग्स। यदि आप ये कहें कि बाढ़ की जो कंडीशंस है उसका यदि आपको पहले पता लगाना होता है तो वो किसके माध्यम से संभव है। यदि हाइड्रोलॉजिकल से आपने पहले अध्ययन किया है, आपको पता है कि इतनी रेनफॉल होने की वजह से इतना वाटर की कैपेसिटी है, स्टोर हो सकती है और इतना रन ऑफ होगा, इतना सीज हो जाएगा, इतना ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो आपको पहले से ऑलरेडी पता लग जाता है कि इतनी बारिश होने की वजह से यहाँ इस क्षेत्र के अंदर बाढ़ आने वाली है। तो वार्निंग आप दे सकते हैं किस क्षेत्र के अंदर बाढ़ आएगी, तो वो उसका हाइड्रोलॉजिकल के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें आप डिफरेंट हैजार्डस देयर अफेक्ट ऑन द डिफरेंट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स। आप कहें कि डिफरेंट हैजार्डस यानी कि दुविधाएँ जो होती हैं, आपदाएँ होती हैं डिफरेंट टाइप की जो अफेक्टेड डालती हैं, वो क्या क्या हैं। डिफरेंट हैजार्डस, फर्स्ट है फ्लड, बाढ़ की कंडीशन, हैवी रेन, एसिडिटी रेन और स्नोफॉल और हिली एरियाज, ड्रट या पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट हैवी रन ऑफ और साइक्लॉन्स। इनकी यदि आप बेसिकली बात करें नॉर्मल तरीके से तो ये जो फ्लड होता है यानी कि एक्स्ट्रा जो वाटर आ जाता है, एक साथ पानी ज़्यादा आ जाता है, तो उसको क्या है कि स्टोर होने की या फिर सीज होने की कैपेसिटी वो कम होती है और वो क्या है रन ऑफ करता है, आपके सरफेस पे वाटर घूमता रहता है एक साथ की कैपेसिटी के साथ, तो वो उसको फ्लड बोलते हैं। हैवी रेनफॉल या हैवी रेन, यदि ज़्यादा तेज़ बारिश आती है एक साथ तो वो ये कंडीशन होती है। और एसिडिटी रेन यानी कि रेन के साथ में एसिडिटी टाइप का मटेरियल आते हैं, ओला बारिश होती है ओलाव की, तो वो आपकी एसिडिटी होती है। स्नोफॉल यानी कि आपके स्नो यदि फॉल हो रहा है, गिर रही है बर्फ़बारी, तो वो स्नोफॉल हिल्स एरिया के अंदर होती है। नेक्स्ट पुअर क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी कि कम मात्रा में यदि बारिश हो रही है तो वो आपके ड्रट होता है, सूखा होता है।
हैवी रन ऑफ यानी कि ज़्यादा मात्रा में रन ऑफ हो रहा है, यानी कि वाटर एक साथ ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो वो होता है साइक्लोन्स, यानी कि जो चक्रवात वगैरह जो होते हैं उनके माध्यम से बारिश होती है, तो वो आपकी साइक्लोन्स होती है। एक एक पॉइंट का आप डिस्कस करेंगे डिटेल से। नेक्स्ट देखिए इसमें फ्लड। फ्लड क्या है? एन ओवरफ्लो ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट्स एक्सेप्शनली ओवर वाट इज नॉर्मली ड्राई लैंड। या आप ये कह सकते हैं ओवरफ्लो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड बियॉन्ड द नॉर्मली लिमिट्स, यदि आपकी जो नॉर्मल लिमिट है उससे ज़्यादा अमाउंट में वाटर फ्लो हो रहा है, लार्ज अमाउंट में वाटर फ्लो हो रहा है लैंड पर, तो वो आपकी नॉर्मल ड्राई लैंड्स होता है, सूखे पर। इफ़ेक्ट्स देखिए, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। द फ्लड्स इन पाकिस्तान बीइंग सिंस द लेट जुलाई 2010 resulting from the in heavy monsoon rain in the cover Pakistan, Sindhu, Punjab regions of Pakistan, which is affected the Indus River because approximately it is worse than flood water covered roughly 1/5 of the Pakistan's lands area। पाकिस्तान लैंड्स एरिया के अंदर ज़बरदस्ती वहाँ से स्टोर वाटर को क्रैश किया गया था, उसको स्टोर करने के लिए, और उसका रास्ता रोक दिया गया था। उसकी वजह ब्रेक होने की वजह से वो वहाँ पर एक साथ बाढ़ आ गई थी। नेक्स्ट यदि बात करें आप 18 मिलियंस पीपल्स आर अफेक्टेड, इससे 18 मिलियंस लोग इफ़ेक्टेड हुए थे। 2000 पीपल्स किल्ड, यानी 2000 पीपल्स की मौत हुई थी। 12 मिलियंस पीपल्स ह्यूमन्स बीइंग्स डैमेज ऑफ द डिरेस्टेड, यानी कि अब ये कह सकते हैं 12 मिलियन पीपल्स को होम का डिसमेटल हो गए थे, डैमेज हो गए थे। 2.2 मिलियंस हेक्टेयर्स ऑफ द क्रॉप्स आर द डिस्ट्रॉयड, यानी कि 2.2 मिलियन जो हेक्टेयर्स का क्रॉप थी वो भी यहाँ से डिस्टोरेज हो गई थी, ख़राब हो गई थी। एंड 10,000 स्कूल्स डैमेज ऑफ द डिस्ट्रॉयड। इकोनॉमी इफ़ेक्ट, जो इसका इकोनॉमी इफ़ेक्ट आया था वो भी काफ़ी आया था। हेल्थ इश्यू, आपके जो हेल्थ का इश्यूज थे, यानी बीमार होना, काफ़ी दिनों तक बीमारी फैलना, ये सारी इसकी वजह से हुए थे। डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड एंड ब्रिज, यानी आप ये कह सकते हैं रोड और ब्रिज सारी जो स्ट्रक्चर थी वो वहाँ पर उसी अंडर में आई थी, वो सारी डैमेज हो गई थी। तो ये फ्लड के बहुत सारे रीजन्स रहे। देखिए नेक्स्ट इसमें बताया गया था फ्लड इफेक्ट्स, क्या क्या फ्लड इफेक्ट्स हुए थे। ये बारिश एक साथ आई और यहाँ पर क्रॉप्स को समाप्त कर गई, पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, ये आपका जो रोड था ब्रेक कर दिया, ये देखो यहाँ से ब्रेक हो गया रोड, यहाँ से जा रहा था, वाटर फ्लो हुआ इस जगह पे, तो यहाँ बाढ़ का एरिया बना हुआ है, देखिए आप इधर। नेक्स्ट रूरल एरिया के अंदर ये क्या है कि पूरा पानी यहाँ पर स्टोर हो गया, तो ये पूरा अफेक्टेड हो गया। नेक्स्ट यदि बात करें आप हैवी रेन, हैवी रेन में देखिए आप, heavy rainfall is an of the most frequent and widespread severe weather hazardous to affect human's life. It is defined as rainfall greater than 100 mm in 24 hours, यानी आप ये कह सकते हैं कि 100 mm से ज़्यादा बारिश यदि होती है, रेनफॉल होती है 24 आवर्स के अंदर, तो वो आपकी हैवी रेनफॉल मानी जाती है। जो इसकी जो फ्रिक्वेंटली होती है मोस्टली रेनफॉल की, वो ये होता है कि 100 mm से यदि ज़्यादा है तो वो हैवी रेनफॉल होगी। इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं हैवी रेनफॉल के? अगर आपको पता है हैवी रेनफॉल हो रही तो एक साथ रन ऑफ ज़्यादा होता है वाटर का, कि जो वाटर सीज होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और रन ऑफ की ज़्यादा हो जाती है। Heavy rainfall can increase the water level
विच मे इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। जो हैवी रेनफॉल है वो इंक्रीज कर देता है वाटर लेवल को, और इंक्रीज करने की वजह से जो विच ऑफ इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ की लाइफ को इफेक्टिव करता है। हैवी रेनफॉल कैन आल्सो रिजल्ट टू इन द फॉर्म फ्लड विच कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड लाइव स्टॉक। जो लाइव स्टॉक है उसको या फिर ट्रांसपोर्ट को या बिल्डिंग्स को हैवी रेनफॉल क्या इफेक्टेड करता है, डिस्टर्ब करता है, ख़राब कर देता है। जो रेनफॉल होता है तो बिल्डिंग भी ख़राब हो जाती है, ट्रांसपोर्ट के रोड भी टूट जाते हैं और लिव्स स्टॉक भी टूट जाते हैं। सॉइल इरेशन, आप ये कह सकते हैं हैवी रेनफॉल हो रही तो वाटर जो फ्लो का रनअप होगा तो उसके साथ में क्या है कि बहुत सारी मिट्टियाँ कट कट के बह के इरेशन होकर वो फ्लो करेगी उसके साथ में। तो आप ये कह सकते हैं कि सॉइल इरेशन, सॉइल का कटाव भी हैवी रेनफॉल से होता है। लैंड स्लाइडिंग्स फ्रॉम माउंटेन्स, क्लाउड्स फॉल एंड ब्लॉक रोड्स। लैंडस्लाइड हो जाती है जिससे क्या है कि माउंटेन एरिया में क्लाउड में क्या है कि फेल डाउन या ब्लॉक रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। हैवी रेनफॉल्स वाटर मैनी डेज कुड मी कॉजेज मैनी वाटर वॉर्म्स डिसीज। बहुत सारी बीमारी इनके अंदर पैदा हो जाती है, वॉर्म्स जन्म लेती है जब ये हैवी रेनफॉल होती है, वाटर स्टोर होता है इस तरीके से। इलेक्ट्रिक सप्लाई कैन नॉट बी हार्म पेड, या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है कुड गेट, यानी कि ये देती है कि करंट, कई बार क्या है करंट आ जाता है उसमें उसकी डेथ हो जाती है लोगों में, तो वो भी आपका हो जाता है। कोलैप्स ऑफ द स्लैब्स, जो आपकी स्लैब्स है वो भी कोलैप्स हो जाती है हैवी रेनफॉल से। देखिए हैवी रेनफॉल इफेक्ट क्या क्या है, ये भी हैवी रेनफॉल हुआ, यहाँ पर जो वाटर है एक साथ रनअप कर रहा है, ठीक है। फ्लड ड्यू टू हैवी रेनफॉल, आपकी जो बॉडी कंडीशन है, यहाँ पर ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर गाड़ी है, चलते टाइम पर ये बह जाएगी। तो ये इफेक्ट होता है आपके हैवी रेनफॉल के बहुत सारे। यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट की, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द केमिकल reaction that the beings when the compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into the air। जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो क्या है कि आपके कंपाउंड जो हैं उसके वो आपकी जो एयर में मिले होते हैं वो कंबाइंड होकर केमिकल रिएक्शन करके यदि वो सरफेस पर आते हैं, बारिश के साथ आते हैं, तो वो आपकी एसिड रेन कहलाती है। These substances then can be rise very high into the atmosphere, very quantity में होते हैं substances के एटमॉस्फेयर में, where they mix and react with the water and oxygen and other chemicals to form more acidic propellant known as the acid rain। जो आपके अदर केमिकल्स होते हैं जो फ्रॉम द मोर एक्सीडेंट पोल्यूटेंट होते हैं नॉन एज द एसिड रेन। इफेक्ट्स सरफेस वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये क्या है कि आपके जो जंगल होते हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है। सरफेस ऑफ वाटर से एक्यूड एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट कर देता है। ये एसिड रेन होता है रिएक्शंस के अंदर कंपाउंड जो होते हैं। ऑटोकैलवेज कैटेगिन्स इफेक्ट कर देता है। बिल्डिंग्स मटेरियल्स, बिल्डिंग को भी इफेक्ट करता है। जैसे आपने देखा एसिड रेन के माध्यम से आगरा का जो ताजमहल है वो भी इफेक्टेड हो रहा है, उसका कलर भी ख़राब हो रहा है। वेजिटेबिलिटीसन, या आप ये कह सकते हैं आपकी जो है वो ख़राब हो जाती है। ह्यूमन हेल्थ, यानी ह्यूमन की जो हेल्थ है वो भी इससे इफेक्टेड होती है।
तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये एसिड रेन जो होती है आपकी जो क्रॉप्स है उसको भी डैमेज कर देती है। और एनिमल्स जो आपके ये देखिए मछली आपको दिखाई है सी के अंदर, उनको भी इसकी किल कर दिया, उनको इफेक्ट कर दिया मार दे एक तरीके से, क्योंकि है जो मटेरियल वाटर जो जाता है, केमिकल वाटर जाता है साथ में, तो मछलियाँ भी हो जाती है। नेक्स्ट ऑटो कैलवेज, यदि आप ये कहें कि आपकी जो ट्रैफिक मोटर्स वगैरह हैं तो वो भी इससे इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट, आपका जो जंगल है उसी की वजह से ये भी आपकी जो पत्तियाँ और लीव्स वगैरह होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और आपकी यदि मैं आपसे बात करूँ बिल्डिंग्स वगैरह की, तो वो भी इसमें डैमेज हो जाती है। और ह्यूमन हेल्थ यानी आपकी आदमियों की जो तबीयत है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से ये इल इफेक्ट होते हैं डियर स्टूडेंट एसिड रेन के। और नेक्स्ट जो पार्ट है इम्पेक्टेड पे, उनमें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।